तो देखिए, आज हम आरंभ करने वाले हैं राजपूत काल का सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके थे। सेकंड पार्ट में आज हम देखेंगे जो कुछ और प्रमुख रूप से राजपूत वंश हैं। सुनील, गुड मॉर्निंग। उनको देखने वाले हैं। हम ऑलरेडी प्रतिहार देख चुके हैं, गढ़वाल देख चुके हैं, चालुक्य वंश देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं परमार वंश से स्टार्ट करेंगे। जो मालवा का वंश है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वंश है इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से भी, और एमपी की हिस्ट्री के हिसाब से भी ये इम्पॉर्टेंट वंश है। तो इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि ये जो परमार डायनेस्टी है, परमार वंश है, ये राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे। राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे, जो दक्षिण भारत के प्रमुख एक राजवंश है, उसके सामंत थे। संस्थापक, इस वंश का जो संस्थापक है वो है उपेंद्र। देखिए, ध्यान रखिए, जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, राजपूत वंश में जो क्वेश्चन प्री में आमतौर पर आते हैं उसमें संस्थापक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो उपेंद्र इस वंश का संस्थापक है, और धारा नगरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो धारा इनकी राजधानी थी, मतलब धार, तो मॉडर्न टाइम एमपी की धार डिस्ट्रिक्ट है, वो इसकी राजधानी था। फिर एक इम्पॉर्टेंट राजा है इस वंश में, वो है सियक द्वितीय। सियक द्वितीय इस वंश का, इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और जैसा मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, रियल फाउंडर और फाउंडर में अंतर हमेशा ध्यान रखिए। जैसे फाउंडर उपेंद्र है और रियल फाउंडर सियक। ठीक है। फिर वाकपति मुंज है, एक और इम्पॉर्टेंट राजा मालवा, और इसने जो परमार डायनेस्टी है उसकी शक्ति को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया था। उसने त्रिपुरी के कलचुरी और चालुक नरेश तेलुक वगैरह को पराजित किया था। वाकपति मुंज कला साहित्य का महान संरक्षक था। इसके दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुद्ध जैसे विद्वान थे। ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर हम इस डायनेस्टी की बात करें, परमार डायनेस्टी की, तो आपके लिए दोनों तरह से इम्पॉर्टेंट है, एमपी के हिसाब से भी और इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से भी, राजा भोज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट राजा हैं इस डायनेस्टी के, परमार वंश के सबसे इम्पॉर्टेंट राजा हैं। तो इनको विस्तार से हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो राजा भोज का टाइम पीरियड है 1011 से लेकर 1066 के बीच में। ये राजा भोज की फोटो है जो भोपाल की बड़ी झील में लगी हुई है। ये परमार वंश के सबसे इम्पॉर्टेंट राजा हैं। इनकी जानकारी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्रोत है उदयपुर प्रशस्ति। ठीक है। अब इनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो राजा भोज हैं वो तलवार के और साहित्य के बहुत ज़्यादा धनी माने जाते हैं। यानी जहाँ पर इन्होंने साहित्य की रचना की है वहाँ पर बहुत सारे युद्ध भी जीते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनसे प्री में पूछी जाती है वो है भोपाल शहर की स्थापना। तो प्राचीन भोपाल शहर की, ओल्ड जो एंशियंट भोपाल सिटी है, उसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। भोपाल की बड़ी झील, जो भोपाल की बड़ी झील है, उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। अपर लेक ऑफ भोपाल, वो भी इन्होंने बनाई थी। फिर इसके बाद भोजपुर शहर, जो भोपाल के पास स्थित भोजपुर है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा, भारत के वन ऑफ द बिगेस्ट शिवलिंग में से एक स्थित है, भोजपुर मंदिर और भोजपुर शहर, भोजपुर मंदिर की स्थापना की, और भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक की स्थापना की। भोजपुर का जो शिवलिंग है, भोजपुर के शिवलिंग और भोजपुर का जो शिव मंदिर है, उसके बारे में एक फैक्ट बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए। वो फैक्ट है कि ये प्राचीन काल का भोजपुर का जो शिव मंदिर है, वो प्राचीन काल का ऐसा इकलौता मंदिर माना जाता है जो योजना बना के बसाया गया है। योजना बनाकर बसाया गया है। यानी ये जो शहर है, इसकी स्थापना, एंशियंट भोपाल शहर की जो स्थापना है, एंशियंट भोजपुर शहर की जो स्थापना है, भोजपुर के शिव मंदिर की स्थापना है, वो योजना बनाकर बनाई गई। और यहाँ पर जो शिव मंदिर बना है, वो उसकी शैली है मंदिर निर्माण की भूमिज शैली। देखिए, ये एक अलग शैली थी मंदिर निर्माण की, जिसकी खोज स्वयं राजा भोज ने की थी। तो ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है कि ये भोजपुर का शिव मंदिर प्राचीन काल का योजना बना के बनाया गया, मध्य प्रदेश का या
क्षेत्र का इकलौता मंदिर है जिस मंदिर निर्माण की भूमिज शैली में बनाया गया है इसे। आमतौर पर जो मंदिर के निर्माण की शैलियाँ होती हैं वो 3 शैलियाँ चलती हैं। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और दोनों का मध्य जो क्षेत्र है, यानी जो गोदावरी से कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र है, वहाँ पे बेसर शैली चलती है। लेकिन राजा भोज ने एक नई शैली का आविष्कार किया था जिसे कहते हैं भूमिज शैली, और इस शैली में ये मंदिर बनवाया। इसका शिवलिंग भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। बाद में इस शिव मंदिर को, भोजपुर के शिव मंदिर को, मालवा के एक राजा थे होशंग शाह, उनके द्वारा तोड़वा दिया गया था 13वीं शताब्दी में। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर राजा भोज से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। इनके बारे में कहा जाता है कि 20 से अधिक ग्रंथों की इन्होंने रचना की है, और उन ग्रंथों में आप वैरायटी देखिए, मतलब राजा भोज को कितने विविध क्षेत्रों का ज्ञान था उससे आप देखें कि जैसे उन्होंने संग्रामण सूत्रधार नाम की बुक लिखी, ये वास्तुकला पे आधारित थी, आर्किटेक्ट पे आधारित थी। आयुर्वेद सर्वस्व लिखी, ये मेडिसिन पे थी, चिकित्सा पे आधारित थी। सरस्वती कंठाभारणी बुक लिखी, ये व्याकरण पे आधारित थी। तो इस तरह से 20 से अधिक पुस्तकों की इन्होंने रचना की है। तो इसमें से 3 प्रमुख रूप से कोशिश कीजिएगा याद करने की, ठीक है। इसके बाद इन्होंने भोज में एक भोज की भोजशाला का निर्माण कराया, धार में एक भोजशाला का निर्माण कराया जो संस्कृत स्कूल था, और वहीं पर वांग देवी की प्रतिमा लगाई। वांग देवी की जो प्रतिमा है, यानी सरस्वती देवी की प्रतिमा है, उसका निर्माण कराया था उनने। और अभी जो मूल प्रतिमा है वो लंदन म्यूजियम में रखी हुई है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो सरस्वती देवी की प्रतिमा है, तो पूरा जो हम फोटोएं देखते हैं सरस्वती जी की, कोई भी फोटो आप देखते हैं, कोई भी मूर्ति आप देखते हैं, वो मूल रूप से उसका आधार इसी वांग देवी की प्रतिमा को माना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनकी मृत्यु पर एक कहावत प्रचलित हो गई थी, अद्य धारा निराधारा निरंबलंबा सरस्वती। यानी भोज की मृत्यु पर धारा नगरी निराधारा हो गई, मतलब बिना आधार के हो गई, और निरंलंबा सरस्वती, यानी सरस्वती भी, यानी साहित्य भी अनाथ हो गया। तो ये इनके बारे में कहा जाता है। इसके अलावा एक और आपने कहावत सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो उस कहावत का संबंध भी कहीं राजा भोज से ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा भोज के द्वारा एक कलचुरी वंश के राजा थे गंगे देव तेलप। तो गंगे देव तेलप ने इनके खिलाफ अकेले आक्रमण करने की योजना बनाई और बुरी तरह से परास्त हुए। तो इस बात को लेकर, वो छोटे राजा थे और राजा बहुत बड़े साहसी वीर और बड़ी सेना थी इनकी, तो तब से वो कहावत प्रचलित हो गई कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मूल नाम गंगे देव तेलप था, लेकिन बाद में वो अपभ्रंश होते होते गंगू तेली हो गया। तो इस तरह से आपको परमार वंश विस्तार से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चालुक्य वंश। देखिए, चालुक्य वंश को सोलंकी वंश भी कहा गया है। ये गुजरात का वंश था और स्थानीय भाषा में चालुक्य वंश को सोलंकी वंश भी कहा जाता है। गुजरात का जो चालुक्य सोलंकी वंश है, ये अग्निकुंड से उत्पन्न मूल राजपूतों में से, जो अग्निकुंड से उत्पन्न 4 मूल राजपूत हैं उनमें से एक माना जाता है। और ये वंश प्रसिद्ध है अपने जैन धर्म के संरक्षण के कारण, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी एक चीज और समझ लीजिए। चालुक्य वंश एक दक्षिण भारत का बहुत प्रसिद्ध वंश है जिसे कहा जाता है चालुक्य वंश, जिसका एक फेमस राजा थे पुलकेशन सेकंड, जिन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया था। तो यहाँ पर ध्यान रखने की चीज ये है कि ये जो गुजरात का चालुक्य वंश है और दक्षिण भारत का वातापी, नवसारिका, विमुल मुंडा, कल्याणी, वेंगी वगैरह के जो चालुक्य हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो गुजरात का ही चालुक्य वंश है उनकी ब्रांच थी, जबकि अन्य इतिहासकार मानते हैं कि ये एक सेपरेट ब्रांच थी। तो ये इसके बीच में अभी इतिहासकारों में मतभेद है। चलिए, इस वंश की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो जैन ग्रंथ हैं। इस वंश का जो संस्थापक है वो माना जाता है मूल राज प्रथम, जिसने गुजरात के एक बड़े भाग पर, बहुत बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था और अहिल्यावाड़ नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। और इनकी जो सीमाएं थीं वो गुजरात के काठियावाड़ से लेकर
मध्य प्रदेश में भेलसा मतलब विदिशा, जो मॉडर्न टाइम विदिशा डिस्ट्रिक्ट है, वहां तक फैली हुई थी। मतलब काफी बड़े क्षेत्र पर शासन था इनका। अब इस वंश का एक और प्रमुख राजा है, वो है भीम प्रथम। 1022 से 1064 के बीच में ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा रहा है। इसमें आपको जो ध्यान रखना है, प्री में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सोमनाथ मंदिर की जो लूट थी, जो महमूद गजनवी द्वारा 1025 में की गई थी, उस समय गुजरात का राजा कौन था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, विशेष तौर पर प्री में। तो ध्यान रखिए कि महमूद गजनवी ने जब 1025 में गुजरात पर आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उस समय गुजरात के राजा थे भीम प्रथम। ठीक। बाद में इन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, और इनके जो एक सामंत थे, एक मंत्री थे विमल शाह, इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो उसके उपलक्ष्य में उन विमल शाह ने दिलवाड़ा आबू पर्वत यानी राजस्थान के आबू पर्वत पर एक दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। ये भी काफी क्वेश्चन पूछा गया है। खासियत क्या है इस मंदिर की? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर की खासियत है वो ये है कि यहाँ पर संगमरमर का इतना बारीक काम किया गया है कि वो बहुत, उसके कारण ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। चलिए, फिर इसके बाद इसके एक और प्रमुख राजा हैं, वो हैं जय सिंह सिद्धराज। और जय सिंह सिद्धराज ने मालवा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में पराजित किया था और अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। जय सिंह शैव धर्म के अनुयायी थे और इनके दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी रहते थे। ठीक है। फिर इसके बाद कुमारपाल थे, मूलराज द्वितीय थे, भीम तृतीय थे। और भीम द्वितीय जो हैं 1178 से 1238, इन्होंने चालुक्य वंश के ये अंतिम राजा हैं और इन्होंने चालुक्य शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित किया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। चलिए, फिर इसके बाद एक और नेक्स्ट वंश हम देखते हैं, वो वंश है गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश तो प्रतिहार साम्राज्य के अवशेषों पर जिस राजवंश का उदय हुआ उसे गहड़वाल वंश कहा जाता है। चंद्रदेव के वाराणसी दानपत्र, मदनपाल का वसई अभिलेख, तो कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख से गहड़वाल वंश की जानकारी मिलती है। संस्थापक तो चंद्रदेव, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया कि गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रदेव गहड़वाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। गोविंद इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसका राज्य आधुनिक पश्चिम बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कन्नौज वगैरह तक फैला हुआ था। लेकिन इससे जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपको आएगा तुर्शुक दंड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस वंश के राजाओं ने मुसलमानों पर भी एक धार्मिक कर तुर्शुक दंड लगाया था। देखिए, थोड़ा सा समझें। जजिया कर के बारे में आपने सुना होगा, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। ठीक है। जजिया कर प्रमुख रूप से गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, जो मुसलमान लगाते थे। लेकिन इसके उलट एक राजपूत राजा ने, गहड़वाल वंश के गोविंद ने, मुसलमानों पर भी एक दंड लगाया था, एक धार्मिक कर लगाया था, जिसे तुर्शुक दंड कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे ध्यान रखें। पृथ्वीराज रासोर से भी इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन इस वंश का एक प्रमुख राजा है, वो है जयचंद। इनके बारे में क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि आपने एक नाम सुना होगा, संयुक्ता। तो संयुक्ता इनकी पुत्री थी जयचंद की। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई थी। मूल रूप से ये आपस में रिलेटिव थे, और लेकिन क्या हुआ था, इनकी जो पुत्री थी संयुक्ता, और उनका और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक लव अफेयर था। और इन्होंने फिर जब अपनी पुत्री संयुक्ता का एक स्वयंवर आयोजित किया, तो उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता का अपहरण कर लिया था और उससे विवाह कर लिया था, जिसके कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक शत्रुता हो गई। और इसी के चलते बाद में जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, दोनों में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। और फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान हार गए, मारे गए। और बाद में मोहम्मद गौरी ने इनको चंदावर के युद्ध में 1194 में हरा दिया था। ठीक है। और चंदावर जो स्थान है वो फिरोजाबाद यूपी
में फिलहाल स्थित है। तो गहड़वाल वंश थोड़ा सा बस आपको एक तो ये गोविंद याद रखना है तुरशुक दंड के कारण, और सीधा फिर जयचंद याद रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का एक और इम्पोर्टेंट वंश, भारतीय इतिहास में तो है ही ये इम्पोर्टेंट, लेकिन मध्य प्रदेश के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, वो है चंदेल वंश। तो चंदेल वंश में एक आपको चीज याद रखना है कि चंदेल वंश का शासन था बुंदेलखंड के एरिया में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड प्रमुख रूप से एमपी यूपी दोनों में फैला हुआ है। बुंदेलखंड एमपी यूपी दोनों में फैला हुआ है। अगर हम यूपी की बात करें बुंदेलखंड की, तो आज के मॉडर्न टाइम झांसी, यूपी का झांसी जिला, उत्तर प्रदेश में झांसी जिला, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, उरई, ये सब आते हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दतिया, गुना, ये शामिल है, ये प्रमुख रूप से। अगर हम भाषाई दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश के 16 जिले आते हैं भाषाई दृष्टि से बुंदेली भाषा बोलने वाले जिले के अंतर्गत। लेकिन अगर हम भौगोलिक बुंदेलखंड की बात करेंगे, भौगोलिक मतलब बुंदेलखंड के पठार की बात करेंगे, तो टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, शिवपुरी, राजगढ़, गुना इत्यादि के कुछ पार्ट इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग बुक्ती था, और ये जो हमारे प्राचीन 16 महाजनपद थे उनमें से एक था। इसकी राजधानी थी शुक्तिमती। इस वंश का जो संस्थापक था और प्रथम राजा था प्रमुख रूप से वो है नन्नुक। तो नन्नुक को इस वंश का प्रथम राजा और संस्थापक कहा जाता है। अब इस वंश के जो प्रमुख राजा हैं उनको देख लेते हैं। आमतौर पर इस वंश से 2-3 क्वेश्चन बड़े फिक्स हैं जो आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि चंदेल खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया। तो खजुराहो के मंदिरों के निर्माण के लिए चंदेल वंश प्रसिद्ध है। उसमें से भी प्रमुख राजा हैं जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया है, वो हैं राजा धंग, राजा गंड, यशोवर्मन और विद्याधर। ये 4 जो राजा हैं ये प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रहे हैं खजुराहो के मंदिरों के लिए। कुल मिला के 85 मंदिर बनाए गए थे, जिसमें से 22 अभी बचे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आप राजाओं के नाम याद रखेंगे। राजा धंग, राजा गंड, राजा यशोवर्मन और राजा विद्याधर द्वारा इनका निर्माण हुआ था 950 से 1050 ईस्वी के बीच में, यानी लगभग 100 वर्षों में इन 4 राजाओं ने 85 मंदिर बनवाए, 22 बचे हुए हैं। सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। चलिए, तो इस वंश में जो आपको प्रमुख रूप से याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट राजा है राजा धंग, 950 से 1008 के बीच में रहा। एक प्रसिद्ध राजा था जिसने कालिंजर यूपी में स्थित है, उसको अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि चंदेल वंश की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी, बाद में इनकी राजधानी हो गई खजुराहो। ठीक है, तो इन्होंने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया और ग्वालियर विजय धंग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सफलता थी। ठीक, एक और चीज है कि फरिश्ता, जो इंपॉर्टेंट साहित्यकार हैं फरिश्ता मध्यकाल के, उन्होंने बताया था कि राजा धंग ने एक सुबुक्तगीन के विरुद्ध भटिंडा के शाही वंश के शासक जयपाल द्वारा बनाए गए संघ में शामिल हुआ, जिसमें सुबुक्तगीन को पराजित किया गया। सुबुक्तगीन कौन है? सुबुक्तगीन है महमूद गजनबी के पिताजी, और ये मोहम्मद बिन कासिम जो पहला भारत पे अरब आक्रमण था, उसके बाद भारत पे सेकंड इंपॉर्टेंट मुस्लिम आक्रमण करने वाले व्यक्ति थे सुबुक्तगीन, और ये पराजित हुए थे। तो इन्हें पराजित करने के लिए एक भारत में संघ बनाया गया था, उस संघ में राजा धंग भी शामिल थे। ठीक है, फिर दूसरे और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट राजा इस वंश के हैं विद्याधर, उनका हम भी देखते हैं। और इस वंश के जो लास्ट इम्पोर्टेंट राजा हैं वो है परमारदेव। तो पहले विद्याधर देखते हैं, फिर परमारदेव पर वापस आते हैं। विद्याधर, तो राजा विद्याधर जो हैं वो इस वंश के सबसे फेमस राजा हैं। क्यों फेमस राजा हैं? राजा गंड के पुत्र थे, सबसे शक्तिशाली थे, सबसे इम्पोर्टेंट थे। तो खासियत इनकी ये है कि ये महमूद गजनवी द्वारा किए गए जो भारत पे कुल आक्रमण थे, उन आक्रमण में इकलौता ऐसा राजा रहा भारतीय इतिहास का जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया और उसे जीतने नहीं दिया। इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो युद्ध ड्रॉ हो गया था, मतलब उसमें कोई भी नहीं जीत पाया था।
तो इसका मतलब ये है कि ये इकलौते राजा थे जिनके विरुद्ध महमूद गजनवी सफल नहीं हुए थे, यही इनकी खासियत है। और दूसरी खासियत है कि इन्होंने कन्नौज के राजा, प्रतिहार राजा राज्यपाल के ऊपर भी आक्रमण किया था, क्योंकि उसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने की जगह वो भाग गया था, तो उसको हरा के मार दिया था। ठीक है, तो ये दो कारणों से ये बहुत प्रसिद्ध रहे हैं विद्याधर। मेनली तो ये याद आपको रखना है कि राजा महमूद गजनवी को हराने वाले इकलौते चंदेल राजा हैं, भारतीय राजा हैं, जिनने उसका मुकाबला सफलतापूर्वक किया। बस यही पॉइंट ध्यान रखेंगे। और लास्ट जो राजा हैं परमार्दी देवोस वंश के, वो 2-3 कारणों के लिए प्रसिद्ध हैं। पहला कारण ये है कि उनके दरबार में उनके जो जनरल थे, सेनापति थे, वो थे आला और उदल। इन आला उदल की वीरतापूर्ण कारनामों पर पुस्तक लिखी है जगनिक ने, आल्हा खंड। एक तो नाम याद रखिएगा, जगनिक। जगनिक ने आला उदल के वीरतापूर्ण कारनामों पर आल्हा खंड नाम की पुस्तक लिखी। आल्हा उदल का जो अखाड़ा है, अखाड़ा मतलब जहाँ पे उन्होंने शस्त्र शिक्षा ली, वो मैयर है। मैयर में उन्होंने शस्त्र शिक्षा ली आल्हा उदल ने। प्लस एक और किंवदंती है, एक और कहावत फेमस है कि आज भी जो मैयर मंदिर है, तो प्रातःकालीन जब मंदिर खुलता है उससे पूर्व आल्हा उदल ही उसमें दर्शन करते हैं। तो ऐसी फेमस है। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो परमार्दी देव थे महोबा के राजा, उन पर पृथ्वीराज चौहान ने अटैक किया था। पृथ्वीराज चौहान की बड़ी सेना थी, परमार्दी देव की छोटी सेना थी, लेकिन आल्हा उदल जो थे वो बड़े वीरतापूर्ण लड़े। हालांकि वो हार गए थे, मारे गए थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इनकी वीरता से खुश होकर दोनों की मूर्तियां महोबा किले के बाहर लगवाई। तो ये इनकी खासियत है, इसलिए ये फेमस है। तो ये हमारा चंदेल वंश है। चंदेल वंश में मेनली आपको 2-3 क्वेश्चन जो आएंगे उनको आपको सिंपल तरीके से ऐसे ही याद रखना है। एक तो अब याद रखना है आपको, चंदेल खजुराहो के मंदिर बनवाने के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, विद्याधर महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, फिर एक और राजपूत वंश है, वो भी इम्पोर्टेंट वंश है, वो है बंगाल के पाल। तो एक और इम्पोर्टेंट वंश हुआ बंगाल के पाल वंश। इस वंश के संस्थापक हैं गोपाल, पाल वंश गोपाल। 750 से 770 के बीच में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। और गोपाल के पश्चात धर्मपाल, उनके पुत्र गद्दी पे बैठे। इनने अपने जो शासन को बंगाल, बिहार और कन्नौज तक पहुंचा दिया। ठीक है, फिर इनका शासन बंगाल की खाड़ी से लेकर दिल्ली तक, तो जालंधर तक फैल गया धीरे धीरे। तो मतलब इम्पोर्टेंट राजा हैं धर्मपाल। 770 से 810 के बीच में धर्मपाल का शासन है। ये एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म का पालन करते थे। और इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदांतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए, ये उदांतपुरी विश्वविद्यालय जो है, ये काफ़ी जैन धर्म से भी संबंधित है। और इन एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय और उदांतपुरी, जो नालंदा विश्वविद्यालय है और उदांतपुरी विश्वविद्यालय है, इनको नष्ट करने का वाला नाम पूछा जाता है, तो वो था बख्तियार खिलजी। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमार गुप्त ने बनवाया था, गुप्त वंश के राजा, और उदांतपुरी विश्वविद्यालय जो धर्मपाल ने बनवाया था, इसे मोहम्मद गौरी के सेनापति, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मोहम्मद गौरी के एक सेनापति थे, गुलाम सेनापति बख्तियार खिलजी, उन्होंने नष्ट कर दिया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आपको इसे याद रखने की कोशिश करना है। ठीक है, और तो इन्होंने उसकी स्थापना की थी, आपको याद रखना, और काफ़ी बड़ा साम्राज्य था इनका। फिर एक और इम्पोर्टेंट राजा हैं इस वंश के, वो हैं देवपाल। 810 से 850 के बीच में देवपाल भी अपने पिता धर्मपाल की भांति बहुत बड़े साम्राज्यवादी थे, यानी काफ़ी बड़े हिस्से पे इन्होंने साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। एक अरब यात्री हैं सुलेमान। सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से भी अधिक शक्तिशाली बताया। मतलब उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा कि जो देवपाल थे वो उस समय के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, इतने शक्तिशाली थे कि प्रतिहार और राष्ट्रकूटों से भी ज़्यादा शक्तिशाली उनकी माना गया।
फिर इसी वंश के एक और इम्पोर्टेंट राजा हैं महिपाल प्रथम, 988 से 1038 के बीच में। महिपाल प्रथम ने पाल वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करके अपनी योग्यता साबित की। यानी इन्होंने जो पाल वंश की शक्ति थी, प्रतिष्ठा थी, उसे बहुत अच्छी तरह से पुनर्स्थापित किया। एक साहित्यकार हैं संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी ने एक बुक लिखी है रामपाल चरित। इसमें इस जो बुक का नायक है रामपाल, 1070 1120 इस वंश का यानी पाल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। और रामपाल के काल में ही केवर्तों का विद्रोह हुआ, जिसका वर्णन रामपाल चरित में मिलता है। तो ये कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने राजपूतों में मतलब ये राजपूतों में हमने प्रमुख रूप से जो प्रमुख वंश हैं उन्हें पढ़ा। अब थोड़ा सा हम देखते हैं राजपूतों से जुड़ा हुआ समाज। तो राजपूतों के समाज में देखिए सामंतवादी व्यवस्था का प्रभाव था। राजपूतों का प्रमुख आधार वंश था। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, प्रमुख रूप से हर राजपूत वंश अपने आप को किसी पौराणिक योद्धा से संबंधित बताता था, जैसे चंद्रवंश, सूर्यवंश, ऋषिवंश और अग्निकुंड। हर राजपूत अपने आप को किसी न किसी वंश पौराणिक योद्धा से ही उत्पन्न बताता है। जैसे सूर्यवंश से उत्पन्न 10 राजपूत कुल हैं, चंद्रवंश से 10 राजपूत कुल हैं, ऋषिवंश से 12 राजपूत कुल हैं और अग्निकुंड से 4। टोटल 36 मूल राजपूत माने गए, 36 राजपूत माने गए। हर वंश अपने आप को किसी योद्धा का या किसी पौराणिक योद्धा का वंशज बताता है। ठीक है। राजपूतों में जो समाज था उसमें महिलाओं की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट दिखाई देती है। राजपूतों में भी जो मूल राजपूत वंश होते थे उनमें एकता होती थी, जबकि जो उनके पड़ोसी राजपूत होते थे उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं होते थे, शत्रुतापूर्ण संबंध होते थे और निरंतर लड़ाइयाँ चलती रहती थी। ठीक है। समाज वर्ण आधारित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये प्रमुख रूप से 4 जातियां थीं। जाति प्रथा कठोरतम रूप में लागू थी। कल्हड़ ने बोला है कि 64 जातियां उस समय मौजूद थीं, यानी कई उपजातियां भी बन रही थी। अंतरजातीय विवाह भी होते थे। बाल विवाह, सती और जौहर प्रथा का प्रचलन था। स्त्री को संपत्ति अधिकार प्रदान किया जाता था। अलबरूनी ने कहा है कि स्त्रियां शिक्षित और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थीं। घोड़सवारी, आखेट, शतरंज आदि मनोरंजन के साधन थे। तो ये प्रमुख रूप से छोटा सा सामाजिक विवरण है जो राजपूतों से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हमने प्रमुख राजपूत वंश देख लिए। कल क्लास में हम देखेंगे इस्लाम का उदय और भारत पर आक्रमण, भारत पर मुस्लिम इस्लाम का उदय और भारत पर मुस्लिम आक्रमण। जो अभी राजपूतों पे 2 लेक्चर हुए हैं उनको ध्यान से देखने की, समझने की कोशिश करें। ठीक है।